हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CBL। अब हम स्टार्ट करेंगे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ के बारे में। क्लियर? अभी तक हमने रिसोर्सेज के बारे में देख लिया। उन रिसोर्स को कैसे हम वैल्यूबल प्रोडक्ट में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, वो हम देखेंगे इस पोर्शन में। और उसमें हमारा साथ देंगे आपकी इंडिया की जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, राइट। जैसे हमने कौन कौन से रिसोर्सेज की बात की थी पिछले सेशन में? आयरन एंड स्टील की बात की थी हमने, एल्यूमिनियम की बात की थी, कॉटन की बात की थी। अब हम देखेंगे कैसे वो जो रॉ प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उसको हम एक लेट्स से वैल्यूबल आइटम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका आयरन कन्वर्ट हो जाएगा लेट्स से स्टील में, उससे हम जो भी हमारे RCCs वगैरह होते हैं या जो भी अदर आयरन रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं वो बनते हैं। तो उन इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आपको जब हमने वर्ल्ड इंडस्ट्रीज़ की भी बात की थी तो मैंने वहाँ पे आपको वेबेरियन थ्योरी के बारे में बताया था। वेबर ने बोला था कि जहाँ पे रॉ मटेरियल रहेगा, इंडस्ट्रीज टेंड टू लोकेट एट दैट प्लेस, इंडस्ट्रीज वहाँ जाके बसेंगी। जैसे इंडिया में अभी आप आगे सेशन में भी देखोगे कि जहाँ छोटा नागपुर प्लेटू जो रीजन है वहाँ पे आयरन भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, आपका एल्यूमिनियम भी मिलता है। तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। बट विथ टाइम जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई, नए नए इनोवेशंस हुए, उसकी वजह से कई जगह इंडस्ट्रीज़ शिफ्ट भी हुई हैं, जो कि वहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं मिलता है फिर भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। उनके बारे में हम इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। सो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट टाइप की होती हैं। पब्लिक सेक्टर, रॉ मटेरियल के बेसिस पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़, राइट। फिर हमने देखे थे लोकेशनल फैक्टर्स, जो इतने भी फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ की सेटअप में, उनको हमने देखा था। वो आपको थोड़ा वापस मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो कौन कौन से फैक्टर्स थे? एक्सेस टू रॉ मटेरियल, एक्सेस टू पावर, मार्केट, कैपिटल एंड ट्रांसपोर्ट एंड लेबर। ये सारे फैक्टर्स हमने वहाँ भी कवर किए थे और यही सारे फैक्टर्स इंडिया में भी अप्लाई होते हैं। इंडिया कोई ऐसा बहुत यूनिक वो नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं, यार ये चीज़ नहीं होगी, ये फैक्टर्स हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो एक जनरलाइज थ्योरी है और वो चीज़ हर जगह पॉसिबल है, हर जगह इम्प्लीमेंट भी की जाती है, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स थे। क्लियर? इनका एप्लीकेशन अब आप समझोगे, कैसे रॉ मटेरियल का एक्सेस, कैसे मार्केट का एक्सेस, लेबर का एक्सेस, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप को, राइट। चलो अब हम बात करेंगे कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कौन सी मेजर इंडस्ट्री? क्योंकि देखो इंडस्ट्री तो वैसे बहुत सारी हैं, शू मेकिंग इंडस्ट्री भी है, लाइट मेकिंग इंडस्ट्री भी है, बट हमारा जो फोकस है, जो हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मेजर इंडस्ट्रीज़। तो उसमें देखिए क्या क्या आता है। आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, राइट। क्योंकि किसी भी अर्बनाइजेशन का जो बेस होता है, जो अर्बनाइजेशन को बढ़ाता है, उसमें जो मटेरियल यूज़ होगा वो आपका आयरन एंड स्टील होगा। उसके साथ ही आप अदर चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ये उसका फाउंडेशन होता है। बिल्डिंग बनाना है, आयरन की ज़रूरत है। कार बनाना है, आपको अगेन आयरन वगैरह की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। देन वी हैव द ट्रेडिशनल, वन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल। क्लियर? ये वन ऑफ द 4 ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ की हमने वहाँ बात भी की थी, जिसमें कॉटन था आपका। अगेन ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे देश में कॉटन उगता था उसका ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया, उसको वैल्यूबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, और उसको हाई वैल्यू उसमें बेचा, ठीक है। देन वी हैव द शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। शुगर कैसे बनता है? शुगर ऑब्वियसली बनेगा शुगर केन से। तो हमने देखा था शुगर केन एज अ रिसोर्स एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ पे उगता है, और फिर हम देखेंगे शुगर इंडस्ट्रीज भी उन्हीं प्लेसेस पे लोकेटेड है, बट विद टाइम शुगर इंडस्ट्रीज भी शिफ्ट हो रही है। मैंने वहाँ भी आपको बताया था। उनको इन डिटेल एक एक करके सबको अच्छे से देखेंगे, राइट। फिर हमारी आती हैं कुछ रिसेंट जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज में, हम पेट्रोकेमिकल हो गई, IT इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, TCS, विप्रो, एक्सेंचर, राइट। ये सारी जितनी भी IT इंडस्ट्रीज़ हैं, कैसे सेटअप हुई, कहाँ पे सेटअप हुई, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, लोकेशन एंड रॉ मटेरियल। ये 2 चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान देना है। क्लियर? और आपने अगर आप रिसोर्सेज वाला सेशन अच्छे से देखा है, लोकेशंस आपको पता है, आप इंडस्ट्रीज़ भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, किसी भी सिविलाइजेशन का जब ग्रोथ होता था, चाहे वो लेट्स से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों ना आया हो, वो सारी चीज़ों का जो बेस था, जो फाउंडेशन बना था, वो था आपका आयरन एंड स्टील,
ठीक है, उसी की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कारें, ब्रिजेस ये सब बने थे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत महत्व है, राइट। सो जितने भी इंडियन इंडस्ट्री हैं ये डिपेंड करते हैं हेविली ऑन आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन पे, राइट। तो आयरन के प्रोडक्शन में, स्टील के प्रोडक्शन में आपका क्या क्या चीज़ लगता था? देखो, एक तो आयरन ओर रहेगा, रॉ जो मटेरियल है हमारा आयरन ओर, उसके साथ में आपका कोकिंग कोल यूज़ होता है, मैंगनीज होता था यूज़, लाइमस्टोन, ये सारी चीज़ें आयरन स्टील बनाने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको कई बार बोला भी है मैंने, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज, वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड वेट गेनिंग, ये दो टाइप के रॉ मटेरियल्स होते हैं। सो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे रॉ मटेरियल्स लेट्स से जहाँ उनका ओरिजिन है और वो इंडस्ट्री तक जाते हैं या लेट्स से फाइनल मार्केट तक पहुँच रहे हैं, एक किसी भी रॉ मटेरियल का जो ओरिजिन है वो उसका ओर होगा, उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो मार्केट होगा, बीच में आता है कहाँ? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगी और फाइनल उसको मार्केट में भेजेगी, तो फाइनल डेस्टिनेशन आपका मार्केट है। सो ऐसे रॉ मटेरियल्स जो ओरिजिन ओर से होते हुए मार्केट तक पहुंचते हैं और अगर उनका जो वेट है वो कम हो गया है तो दीज आर वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज या वेट लूजिंग रॉ मटेरियल आप बोल लो, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लेट्स से पॉइंट ए पे, मैंने लेट्स से पॉइंट ए है यहाँ पे इसका ओर है, आयरन का ओर है ये, मान लो ओरिजिन, ये है मेरा मार्केट। मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया लेट्स से 100 kg, मैंने आयरन को भेजा ओरिजिन से मार्केट, बट मार्केट पहुँचते पहुँचते वो 100 किलो से हो गया 90 किलो। बीच में लेट्स से इंडस्ट्री तक जा रहा तो वहाँ पे कुछ लॉस होगा, फिर कुछ गंदा आइटम होगा तो उसको भी हटाया जाएगा, फिर मार्केट तक पहुँचते पहुँचते और भी उसका लेट्स से कुछ चेंजेस हुए, टकराए, कुछ ख़राब हुए, राइट। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है पहुँचते पहुँचते आपका 90 किलो का हो गया। तो दीज ऑल आर रॉ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स, ठीक है। सो आयरन और ये भी जो आपका स्टील होता है, दीज आर ऑल वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज, वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स, माय पार्डन, ओके। और जो देयरफॉर वेट लूजिंग होता है तो हम क्या करेंगे? हम इंडस्ट्री को क्या लगता है, रॉ मटेरियल यहाँ पे है, मैं इंडस्ट्री यहाँ सेटअप कर सकता हूँ इतना दूर? नहीं, क्योंकि और वेट लूज होगा। तो मैं क्या करूँगा, इंडस्ट्री को ऐसी जगह लगाऊंगा जो रॉ मटेरियल के करीब हो। इस वजह से जितने भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बेस्ट लोकेशन है वो है आपका नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्लियर हुआ? क्यों? समझे आप लोग? बहुत ही सिंपल चीज़, वेस्टेज को बचाना है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, राइट। चलिए, सो देखो, एक रीजन है जिसमें आपका उड़ीसा आता है, झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट्स से अगर मैं ईस्टर्न इंडिया ही बस बनाता हूं, सो ये क्रिसेंट शेप ऐसा है आपका, और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे सिक्किम, ओके, ये आपका इंडिया का ये नीचे वाला रीजन है, लेट्स से ऐसे इंडिया हो गया। सो यहाँ पे एक क्रेसेंट शेप है पूरा, जिसमें आपका आ जाएगा उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। एग्जैक्ट उस पर मत जाओ अभी आप, बस समझो कि इन स्टेट्स की बात करें, वो क्रेसेंट शेप चांद का फॉर्म करते हैं वो स्टेट्स, अगर उनको मर्ज कर दिया जाए। सो ये आपके मेजर रॉ मटेरियल आपका इन रीजन में मिलता है। कौन सा, अगर मैं ब्रॉड रीजन की अगर बात करूं तो कौन सा रीजन आ रहा है? अगेन आपका छोटा नागपुर प्लेटू रीजन पूरा, ठीक। वो बंगाल, उड़ीसा, आपका झारखंड, जहाँ पे ज़्यादा आयरन आपका मिलता था, जो कि हमने देखा था, सारी माइंस भी देखी थी, नुआ मंडी माइंस, आपका बुनाई माइंस, फिर आपका झरिया, ये सारी चीज़ें, प्लस यहाँ पे कोल भी मिलता है। तो इस वजह से इस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, ठीक है। तो देखो, ये वाला रीजन जो था आपका, ये देख रहे हो, ये चांद शेप बना रहा है ये पूरा, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। क्यों? यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपके पास आयरन भी है और यहाँ पे आपके पास कोल भी है।
सो हमारी इंडस्ट्रीज आके यहाँ पे सेटअप होने लगी, ठीक है। चलिए, सो इसमें आपकी एक इंडस्ट्री है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट, राइट, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट कॉरपोरेशन बोल लो। सो ये मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन के नज़दीक है। ये देखो, यहाँ से कोलकाता है मान के चलो, और ये आपका लेट्स से मुंबई, तो यहाँ से जो रेलवे लाइन है इसके करीब में है, ठीक है। प्लस यहाँ पे और क्यों बसा है, कलकत्ता 250 किलोमीटर दूर है बस, तो कलकत्ता आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे, राइट। तो लेट्स से मुझे आयरन एंड स्टील का लेट्स से जो भी है, अगर मैं कोल को मंगाऊंगा तो बहुत ईजिली मेरे को मिल जाएगा, मुझे कोई सामान भेजना है तो मैं ईजिली भेज सकता हूँ। तो पोर्ट से नज़दीकी, रॉ मटेरियल मिलना, राइट। तो इन वजहों से, प्लस देखो रिवर आपकी सुवर्ण रेखा इनको वाटर प्रोवाइड कर देती, तो वाटर भी डन हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी डन हो गया, रॉ मटेरियल भी डन हो गया इंडस्ट्रियल फैक्टर्स के लिए, राइट। आयरन ओर हमने देख ही लिया था, नुआ मुंडी माइंस, बादाम पहाड़ आपका ही, ठीक है। कोकिंग कोल आपका मिल जाता है झरिया कोल माइन से। तो सारे फैक्टर्स आपके टिक टिक टिक। तो अब मैं क्यों ना बसाऊं इंडस्ट्री यहाँ पे, इसलिए टाटा का आयरन स्टील प्लांट आपका यहाँ पे बसा हुआ है, राइट। चलिए अगले प्लांट को बात करते हैं, इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी, राइट। जैसे टिस्को आपकी झारखंड में बसी हुई है जमशेदपुर में, इसको आपका वेस्ट बंगाल में बनपुर करके जगह है, यहाँ पे बसी हुई है, ठीक है। 1937 में इस्टेब्लिश हुआ था। टिस्को आपकी 1907 में इस्टेब्लिश हुई थी। सब आप लोग हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जब हमारा स्वदेशी मूवमेंट ख़त्म होने वाला था, ठीक है, वही वाला फेज़ था 1907। आई थिंक पार्टी वो अपने बढ़ गए थे, सूरत स्प्लिट भी उसी टाइम हुआ था, राइट। तो देखो ये क्या, यहाँ इस प्लांट का एडवांटेज क्या है। पहली चीज़ देखिए, ये दामोदर कोल फील्ड्स के पास बसी हुई है, तो कोल इज डन, कोल से हम पावर जनरेट कर लेंगे। रानीगंज, झरिया, ये भी कोल माइंस पास में ही है इसके। आयरन आपका मिल जाता है सिंहभूम झारखंड से, राइट। वाटर आपका मिल जाता है बराकर रिवर, बराकर आपकी ना दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो वाटर भी डन। और अगेन कलकत्ता वाली रेलवे लाइन के पास में बसा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका यहाँ पे आपकी इसको एक प्लांट हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब आपको समझ में आएगा इनोवेशन टेक्नोलॉजी कैसे इंडस्ट्री को, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को यहाँ से शिफ्ट कर दी आपकी यहाँ पे। मैं बताता हूँ। सो आपकी अब आती है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक है। सो ये आपकी थर्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट थी यहाँ पे कर्नाटका में। अब कर्नाटका में तो कोल नहीं मिलता है, तो अब भाई यहाँ पे इनको पावर जनरेशन कैसे होगा, आइए देखते हैं। सो इनको क्या हुआ, इनके पास आयरन तो है ही, आयरन तो बहुत सारा है वहाँ पे कर्नाटका में, हमने देखा था रिसोर्सेज में, ठीक है। जैसे बाबा बुडान हिल्स वहाँ पे एक था, चिकमंगलूर, ठीक है, बेलारी माइंस, ये सब यहाँ थी। लाइमस्टोन और मैंगनीज भी इस रीजन में है, बट दिस रीजन हैज़ नो कोल, कोल नहीं था इनके पास। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ किया एज अ पावर सोर्स। सो इन्होंने भद्रावती रिवर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी प्रोड्यूस की। यहाँ पे आपका जोग फॉल्स है, जोग फॉल्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, आई थिंक श्रवती रिवर के ऊपर आपका जोग फॉल्स है, तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ, जोग फॉल्स आपका श्रवती रिवर के ऊपर है, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वाटरफॉल गिरेगा, वो अपने साथ क्या ला रहा है, बड़ी तेज़ी से वो नीचे गिरेगा, स्पीड ज़्यादा होगी वाटर की, क्योंकि वहाँ वेस्टर्न घाट से बह रही। तो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, सो वो आपका यहाँ पे फास्ट मूविंग रिवर होगी। यूथफुल स्टेज आ रहा है ना आपको, इनिशियल स्टेज उनका यूथफुल स्टेज होगा वाटर का, रिवर का तेज़ होगी, प्लस वाटरफॉल बना रही है। उस वाटरफॉल का यूज़ करके इन्होंने जोग हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया, जिससे उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, ठीक है। फिर आपको भद्रावती रिवर से वाटर मिल गया, डन। और ये देखो
अलॉयज़ भी, स्टील के साथ साथ अलॉय भी ये प्रोड्यूस करने लगी। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये चीज़ पॉसिबल कैसे हुई? इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू अपकमिंग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। कोई सोचा होगा ना कि यार ये कोयला यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो चलो हम पावर तो पानी से भी जनरेट कर लेंगे। सो आपका यहाँ पे आपकी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट यहाँ पे लग गई। क्लियर, समझ में आया? अब एक और चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, राउरकेला स्टील प्लांट। देखो अब हमारे ना जब देश आज़ाद होने लगा तो हमारे बहुत सारे डिफरेंट स्टील प्लांट्स आने लगे। अगर आपको सेकेंड 5 ईयर प्लान याद है, सेकेंड 5 ईयर प्लान, नेहरू मेलनोबिस मॉडल भी इसको बोला जाता है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया था। तो ऐसे 3 इंडस्ट्री लगाई गई थी, राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट एंड आपका राउरकेला दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये सब आपका लगाया गया था, राइट। इस पे आने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर आप ये मैप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे एक विशाखापट्टनम में भी स्टील प्लांट लगा हुआ है। ये कैसे बन गया? एक देखो, जैसे जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लाइनअप ये सब चीज़ें बनने लगी, तो इजी कनेक्टिविटी हो गई यहाँ से, राइट। तो इनको जो भी कोयला और जो भी आयरन चाहिए था मिल गया। अब लेट्स से क्या होता है, ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने में वेट लूज करती हैं। प्लस मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो कोल की वैरायटी है इज़ नॉट सो गुड। सो क्या हुआ, हमने कोल को इंपोर्ट करवा लिया दूसरी जगह से। तो ये देखो पोर्ट लोकेशन है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी आसानी हुई, हमने चीज़ें मंगा ली, हमने यहाँ पे स्टील प्लांट सेटअप कर दिया, राइट। सो जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेस की, वैसे वैसे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इनोवेटिव होते गए। इस वजह से भद्रावती आपका बना है, ये बना। क्लियर, इनको सारी चीज़ें यहाँ से भी मिल जाती हैं। अभी मैं आपको आके भी दिखाता हूँ, राइट। तो ये चीज़ें थी। अब आइए बात करते हैं थोड़ा मॉडर्न। तो सबसे पहले आपका सेटअप हुआ राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला आपका उड़ीसा में, ठीक है, और जर्मनी की सहायता से हमने इसको सेटअप किया 1959 में। सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही ये चीज़ हुई, ठीक। अब देखो ये जो राउरकेला स्टील प्लांट है, ये देख रहे हो उड़ीसा में, ये राउरकेला है। इसको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है क्योंकि उड़ीसा में सारी चीज़ें हैं, आयरन भी है, कोल भी मिल गया आपको, ठीक है। तो इनको कोल मिल जाता है, झरिया कोल फिर झारखंड से, आयरन आपका सुंदरगढ़ और केंदुझर जो माइंस है उड़ीसा की, उधर से मिल गई, ठीक है। तो ये इतना बढ़िया चल गया। अब देखो इनको जो पावर है इसको मिल जाती है हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट से। हीराकुंड आपका महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक। सो आपकी महानदी ऐसे फेंक गई और इसके ऊपर आपका हीराकुंड हाइडल प्रोजेक्ट बन गया। तो पावर इनको इधर से मिल गया। पानी उनकी सहायक नदियाँ जैसे कोयल या शंख रिवर है उससे मिल गई। तो ये वाला भी इंडस्ट्रियल प्लांट आपका डन, ठीक है। वैसे ही आपकी भिलाई स्टील प्लांट सेटअप हुई छत्तीसगढ़ में। ओके, ये आपकी कोलैबोरेशन हुई रशिया के साथ। रशिया के साथ 1959 में ही 3 स्टील प्लांट में बोला ना, ये राउरकेला, भिलाई और आपका दुर्गापुर, ये एक साथ स्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। अब देखो ये स्टील प्लांट को जो आयरन है वो मिल जाता है दल्ली राजा माइंस, बहुत ही फेमस है, ठीक है। कोयला मिल जाता है कोरबा, ठीक, तो इसको इधर से मिल गया। कोरबा में एक थर्मल पावर स्टेशन भी है, इसी वजह से बहुत फेमस है, राइट। तो इस वजह से, और ये अपना मैक्सिमम स्टील आपको हिंदुस्तान शिपयार्ड उनको भेजते हैं शिप मेकिंग के लिए, ठीक है। सबका अलग अलग पर्पस है, वो तो चलो चेंज होते रहता है, बट यहाँ पे लोकेशन क्यों हुई है इंडस्ट्री की वो आपको ध्यान देना है। रॉ मटेरियल, पावर, ये 2 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि इंडिया में लेबर सप्लाई तो चीप है, हर जगह मिल जाते हैं चीप लेबर अपने। अब तो माइग्रेशन स्टार्ट हो गया तो और अच्छी चीज़ें हैं, राइट। अब आइए हम बात करते हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट। अगेन 1962 में यूनाइटेड स्टेट की मदद से ही बनाई गई थी, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से ये बनाई गई थी। अगेन इसको जो रॉ मटेरियल वगैरह है रानीगंज और झरिया कोल से मिल जाती है। आयरन मिल जाता है उड़ीसा के नोवा मुंडी से, ठीक है। अगेन हाइड्रो पावर, यहाँ पे दामोदर वैली कॉरपोरेशन है तो वाटर की सहायता भी मिल गई। इंडस्ट्री आपकी होती है डन, ठीक है। चलिए फिर ऐसी आपकी बिहार में बोकारो स्टील प्लांट, राइट। तो ये इस टाइप के स्टील प्लांट्स मैंने आपको दिखा दिए कि ये सेटअप हुए हैं और कैसे कैसे में इंडिया में अलग अलग स्टील प्लांट सेटअप होने लगे, रॉ मटेरियल से दूर भी होने लगे। वहाँ पे देखा विशाखापट्टनम हमने देखा,
राइट। अब देखो, जैसे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट मैंने आपको बताया, ये आंध्र प्रदेश में, इट इज द फर्स्ट पोर्ट बेस्ड स्टील प्लांट। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। दिस यूजेस लोकल आयरन एंड लाइमस्टोन। क्लियर। फिर आपका सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में। तो ये देखो, इनका नाम आप याद कर सकते हो तो अच्छा है, लोकेशन क्यों वहां पे है वो आपको पता होना चाहिए। इसी बार यूपीएससी मेंस में, यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी क्वेश्चन आया था, इंडिया में आयरन एंड स्टील प्लांट्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज हुआ है वो आपको बताना था। सो आपने बता दिया कि पहले रॉ मटेरियल पे बेस होता था, फिर इनोवेशन हुआ तो कर्नाटका में भद्रावती बना, फिर और अच्छा हुआ तो अब वो आपका विशाखापट्टनम में बन गया पोर्ट बेस्ड। देखो, अब एक और चीज़ हो गई, अब एक कॉन्सेप्ट आ गया है मिनी स्टील प्लांट का। मिनी स्टील प्लांट ये क्या होता है? ये शहर के बीचों बीच लगे रहते हैं। इनको रॉ जो मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप स्टील मिल जाता है। ठीक है, जो भी मतलब जो वेस्टेज स्टील होता है उसका ये लोग यूज़ करके उसको रिसाइकल वगैरह करके नया स्टील का प्रोडक्ट बना लेते हैं। सो मतलब स्टील का क्या हो गया, आयरन स्टील प्लांट क्या हो गया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया इसने। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब अब जाके अब गांव में भी एक स्टील प्लांट बसा सकते हो। जैसे नेशनल यूनियन गवर्नमेंट होती थी, स्टेट गवर्नमेंट होती थी, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आई, तो ये क्या हुआ, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो रहा है। अब ऊपर से सब चीज़ नहीं चलेगी, अब नीचे हर जगह सब अपना अपना मैनेज करेंगे। वैसे ही मिनी स्टील प्लांट ने स्टील को डिसेंट्रलाइज कर दिया है पूरे इंडिया भर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपकी आयरन स्टील के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल। आई होप आपको आयरन स्टील समझ में आ गया होगा, क्यों, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ बसी है और रीज़न क्या है उसके पीछे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था रिसोर्स वाले चैप्टर को अच्छे से समझना कि कौन सा रिसोर्स कहाँ मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन आपको पता ही हमारे सदियों से यूज़ होते आ रहा है, ब्रिटिशर्स ने भी हमको एक्सप्लॉइट किया, राइट। मैंने ऐसे बताया, ये जो क्रॉप होता है ये ट्रॉपिकल कंट्री का क्रॉप होता है। कॉटन पहनने में बहुत कंफर्टेबल होता है, गर्मियों में कॉटन पहनते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें मैंने बताई। इंडिया में स्किल्ड लेबर अबंडेंस में है इसके लिए आपका। ठीक है, सो हिस्टोरिकल थोड़ा इसमें बैकग्राउंड मैंने मेंशन कर दिया कि 1854 में पहली मॉडर्न कॉटन इंडस्ट्री बनी थी मुंबई में। ठीक है, फिर हमारा पार्टीशन हुआ, आपका जो कुछ पोर्शन आपका पाकिस्तान में चला गया कॉटन ग्रोइंग एरिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें प्लस जब से ना आपका हैंडलूम और पावर लूम आ गया, सो ये धीरे धीरे ये भी डिसेंट्रलाइज होने लगी। पहले केवल ये महाराष्ट्र और मुंबई और गुजरात वाले रीजन में ज़्यादा होता था, बट अब सब जगह उगता है, ये इंडस्ट्री सेटअप हो गई है। ठीक, तो देख रहे हो इस रीजन में पहले मेजरली ये सिचुएटेड था, अब देख रहे हो पूरे देश भर में बने हुए हैं। क्लियर, रीज़न क्या था भाई, अब कॉटन हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क बन गया, हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेज दे रहे हैं। और सेकेंडली कॉटन इज़ अ प्योर रॉ मटेरियल, वो वेट लूजिंग नहीं होता है, नेचुरल फाइबर है, इट इज़ नॉट अ वेट लूजिंग मटेरियल। ठीक है, प्योर रॉ मटेरियल होता है विच डज नॉट लूज वेट। अब भाई जब रॉ मटेरियल वेट लूज ही नहीं करेगा तो मैं तो अपना जो इंडस्ट्री हो तो मैं मार्केट के पास लगाऊंगा। ठीक है, रॉ मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है लेकिन मैं मार्केट देखो अपना मार्केट के पास लगाऊंगा, इस वजह से ये पूरे देश भर में फैल गया। क्लियर हुआ, जैसे आयरन तो वेट लूजिंग था तो इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा था वहीं लगी थी, ये वेट लूजिंग नहीं तो देश भर में कहीं भी लगा लो, राइट। सो ट्रेंड इज टू लोकेट द इंडस्ट्री एट क्लोज टू मार्केट, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। तो जो मेजर सेंटर्स है कॉटन के आपके, अहमदाबाद, इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, भिवंडी, सोलापुर, इंदौर, ये सब आपके ट्रेडिशनल रीजन्स हैं। ओके, तमिलनाडु में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे बहुत सिंपल फंडा है, इसमें अगर आपको ये समझ लिए ना प्योर रॉ मटेरियल, आप बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बना दोगे। ठीक, चलिए लोकेशन देख लीजिए, पूरा देश भर में है। नेक्स्ट है आपकी शुगर इंडस्ट्री।
ये देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया तो आप चीज़ों को ना बहुत ईजिली ग्रैप कर लोगे, आपको लोकेशन समझ में आ जाएगी, क्यों हुआ ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन की पूरा देश भर में कॉटन आ गया, या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों उधर ही बस लोकेटेड है। ये आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप इजीली टैकल कर लोगे। इसलिए रिसोर्सेज वाला बहुत अच्छे से देखना आप, राइट। अब आती है शुगर इंडस्ट्री। शुगर कैसा प्रोडक्ट है, एग्रो बेस्ड, ऑलराइट। इंडिया देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन की एंड केन शुगर की, राइट। हमारे यहाँ खंडासरी गुड़ या जैगरी जिसको बोलते हैं शुगर केन से बनाया जाता है। देखो शुगर इस टाइप से बन रहे हैं, ये देखो शुगर केन के प्लांटेशन लगे हुए हैं। हमारी फेवरेट शक्कर, चाय के साथ, दूध के साथ, हर के साथ शक्कर लिया जाता है, राइट। और देखो इस वजह से इंडिया धीरे धीरे डायबिटिक कैपिटल भी बन रहा है। हर चीज़ के ना अगर जोग्राफिकल कोई चीज़ है उसके सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज धीमे धीमे आपको दिखने भी लगेंगे। हम लोग लीडिंग प्रोड्यूसर हैं शुगर केन वगैरह के, शक्कर बनाते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ डायबिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा है, ठीक है। और ये डायबिटीज़ में भी रीजनल वेरिएशन, अगर आप नॉर्दर्न इंडिया देखोगे वहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा, क्लियर। चलिए, सो शुगर इंडस्ट्री इज अ सीजनल इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द सीजनैलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। किसी किसी सीजन में ही आप ये साल भर तो उगा नहीं पाते हैं, कुछ कुछ सीजन में हार्वेस्ट होता है और जाके उसमें शुगर बनती है। और शुगर जो होती है शुगर केन का ना जो सुक्रोज कंटेंट होता है, जो उसकी मिठास होती है, वो टाइम के साथ ख़त्म होने लगती है। तो ये भी वेट लूजिंग है। इसलिए जैसे ही हार्वेस्ट हुआ तुरंत इसको फैक्ट्री भेज के इसका आइट पूरा इसको क्रश करके निकलवा लिया जाता है, राइट। वरना इसका सुक्रोज कंटेंट खत्म हो जाए, गन्ना आपका सूख जाता है बहुत जल्दी। अब देखो लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री, अगर आप ये देख पा रहे हो मेजर लोकेशन, ये देखो नॉर्थ इंडिया पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, और साउथ इंडिया में देखो महाराष्ट्र कर्नाटका और तमिलनाडु, ये मेजर लोकेशंस है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर आपका महाराष्ट्र, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, शुगर केन एक वेट लूजिंग क्रॉप है, फाइन, इसलिए जो शुगर इंडस्ट्रीज है ना वो इधर ही इधर बस जाएंगी, ठीक है। इट्स सुक्रोज कंटेंट बिगिंस टू ड्राई ड्यूरिंग हॉलेज एंड आफ्टर इट हैज़ बीन हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड। जैसे ही हार्वेस्ट कर लिया गया इसका शुगर कंटेंट खत्म होने लगता है। इस वजह से जो भी शुगर फैक्ट्रीज हैं लोकेट होती हैं जहाँ पे शुगर केन को उगाया जाता है, वहीं पे वो बसी रहती है, ठीक, वो मार्केट के पास नहीं रहती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और अगर शुगर के हिसाब से हम देखें तो महाराष्ट्र हैज़ इमर्ज्ड एज द लीडिंग प्रोड्यूसर शुगर केन प्रोडक्शन तो आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें। अब देखो हो क्या रहा है, शुगर केन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और ये वाला रीजन अगर आप देख रहे हो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाला रीजन आपका सब ट्रॉपिक्स में आ जा रहा है। सो इस वजह से जो धीमे धीमे शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी साउथ साइड शिफ्ट हो रही हैं। रीज़न, ये जो लोकेशन है तमिलनाडु कर्नाटका वाला, इट इज़ क्लोज टू इक्वेटर, ट्रॉपिक रीजन में है। तो जहाँ जहाँ ट्रॉपिक रीजन में रहेगा वहाँ पे शुगर केन में सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा रहेगा, प्लस आप पे टाइम पीरियड भी ज़्यादा रहेगा उसकी क्रशिंग और वो सब करने के लिए, ठीक है। तो ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा फैक्टर, इस एरिया में साउथ इंडिया में जो फार्मर का कोऑपरेटिव है, फार्मर कोऑपरेटिव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मैनेज होता है, और इस वजह से यहाँ पे फार्मर्स की एवरेज इनकम भी इधर वालों से ज़्यादा है, ठीक। तो इस वजह से धीरे धीरे शुगर इंडस्ट्री इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स, क्लियर। यही चीज़ देखो, यही एनालिटिकल चीज़ें आती हैं, ये ट्रेंड था, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सो देखो यही चीज़ मैंने आपको बताई। तमिलनाडु में शुगर फैक्ट्रीज यहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका में ये लोकेशंस हैं, राइट। सो ये मेजर अदर जो स्टेट्स हैं आपके, जो हमारे जो मेजर उत्तर प्रदेश या फिर आपके महाराष्ट्र के अलावा जो अदर स्टेट्स हैं, इन एरियाज़ में भी उगाया जाता है, ठीक है। देख रहे हो ऐसे ट्रैक्टर्स में लोड करके हार्वेस्ट हुआ, कटे और तुरंत ये फैक्ट्री पहुंचते हैं। मोदी नगर गाज़ियाबाद के पास एक जगह है, वहाँ पे मोदी मिल्स हैं, वहाँ पे मतलब अक्सर लाइन लगी रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि सहारनपुर वन ऑफ द मतलब काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है उधर भी, ठीक है।
चलिए अब हम बात करेंगे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ की। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ दिमाग में आते ही आपको तो पहले लोकेशंस याद आ जानी चाहिए कि पेट्रोलियम वगैरह मिलते कहाँ हैं। सो ये रीजन याद आ रहा था, यहाँ मिल रहा था, इस रीजन में मिल रहा था, और पाइपलाइन के थ्रू ये धीरे धीरे यहाँ पे पानीपत ऑयल रिफाइनरी, बरौनी, ठीक है, ये वाला बीना ऑयल रिफाइनरी, पानीपत, बरौनी, ये सब पाइपलाइन के थ्रू इनको जोड़ दिया गया, मार्केट के पास करीब है, क्योंकि ये भी वेट लूजिंग होते हैं। तो इन्होंने पाइपलाइन बिछा दी। पाइपलाइन में वेस्टेज का नहीं होता है, वेट लूजिंग उतनी नहीं होती है। तो जो पहले जो आपकी रिफाइनरीज लोकेशन पे ही बेस्ड थी वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं पूरे देश में, राइट। सो इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज आती हैं। पॉलीमर इंडस्ट्री हो गई, सिंथेटिक फाइबर्स हो गई, सरफेक्टेंट्स हो गई, अलग अलग टाइप की जो भी पेट्रोकेमिकल के बाय प्रोडक्ट से इंडस्ट्रीज बनती हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। पॉलीमर क्या होता है? प्लास्टिक, जो आपकी कुर्सियाँ वगैरह, राइट, और ये सारी जो चीज़ें बनती हैं ये सब पेट्रोलियम के ही बाय प्रोडक्ट से बनती हैं। क्लियर? मुंबई, ये चीज़ याद रखिएगा, मुंबई इज़ द हब ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, राइट। और फिर और भी जैसे जामनगर, गांधीनगर हो गया। तो गुजरात, महाराष्ट्र वाला रीजन ज़्यादा इसके लिए फेमस है, ठीक है। तो ये चीज़, अच्छा एक और चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी पेट्रोलियम बेस्ड, पेट्रोलियम में आपके एसिड्स ये सब भी उसके भी बाय प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है, पेंट्स वगैरह हो गए। तो इनका ना लोकेशन आपका ये इस पोर्शन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इंडस्ट्रीज़ की, अगर मैं बात करूँ। क्यों? नियर टू द ऑयल फील्ड, ठीक है। इधर भी है बट यहाँ पे ज़्यादा है। रीज़न, पोर्ट के करीब है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा बसी हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो इस वजह से जो आपकी पेट्रोकेमिकल है वेस्टर्न, आपका साउथ वेस्ट रीजन में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो ये ध्यान रखना। चलिए अब आपकी आती है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्रीज़। आईटी इंडस्ट्रीज आती है दिमाग में, जो भी मेट्रोपॉलिटन शहर है ना सब लिख लो, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, साउथ में आपका बेंगलोर, मुंबई, पुणे, कलकत्ता, ये सारे आपके आईटी बेस्ड हब है। जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, लोगों को कंप्यूटर चलाने आया, इंटरनेट रेवोल्यूशन आया, हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी। रीज़न देखो, एक आईटी इंडस्ट्री के बढ़ने का एक और रीज़न है ना कि जो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी सस्ते में काम कर देते हैं। तो जो बाहर के देश हैं जो उनका काम रहता है आईटी का, वो इंडिया से आउटसोर्स करवाते हैं कि इंडिया में सस्ते में हो जाएगा, उनको प्रोजेक्ट दे दो, वो कर देंगे और हमको भेज देंगे। और सब चीज़ कंप्यूटर से होना है तो ईजिली ट्रांसफरेबल भी है। तो ये भी एक रीज़न था बूम होने का हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। सो इन्होंने, आईटी इंडस्ट्रीज़ ने हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाया, सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अचानक से देखा होगा आपने 10-20 सालों में एकदम आईटी बूम आया। हर अगला आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर अगला आदमी किसी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, बीपीओ में काम कर रहा है। सो इसने एक मिडिल क्लास स्टेटस को और थोड़ा अच्छा सोशल और इकोनॉमिक एडवांटेज दे दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इकोनॉमी, सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो लगभग 55% के अराउंड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज़्यादा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखो एग्जाम में क्या होता है ना, खासकर ज्योग्राफी ऑप्शनल का मैं बता रहा हूँ, इन प्लेसेस में अगर आप देखोगे सो जो भी सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हैं आपको दिखेंगे। दिल्ली की बात करो या नोएडा की बात करो या गुड़गांव की बात करो, आईटी कल्चर आ रहा है, मॉडर्न कल्चर आ रहा है, थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन ज़्यादा है। और इस वजह से ना इधर साइड भी ना जो अल्कोहल, ये सारी इंडस्ट्रीज़ बसने लगती हैं, क्लब्स, नाइट क्लब्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी ये, क्योंकि धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ये चीज़ बढ़ रही है। वेस्टर्न कल्चर में बहुत पहले ये चीज़ें आ चुकी हैं जो कि इंडिया भी अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। और उसी टाइप की देखना, ये जैसे जैसे इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हो रहा है, इन शहरों में लैंड रेट्स वगैरह बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो मैंने अर्बन हीट डोम का कॉन्सेप्ट बताया था, ये सब चीज़ें इन एरियाज़ में एक्सेसिव रहेंगी,
ठीक है, क्योंकि कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है, कॉन्क्रीट के जंगल बन चुके हैं, ठीक है, और उस एरिया में टेम्परेचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बेंगलोर वगैरह में तो पीने का पानी ख़त्म हो रहा है, इस लेवल का यहाँ पे ये सब चीज़ें अर्बनाइजेशन ही तो हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, क्लियर। तो उस टाइप से आपसे सवाल भी पूछ सकते हो, चीज़ों को रिलेट करना सीखो कि लोकेशन तो हमने देख ली, सर ने बता दिया कहाँ कहाँ पे क्यों बसी, समझ में आ गया, बट उसके परिणाम क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अलग अलग सेक्टर में, सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, ये आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। मैं आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में, ठीक है। सो इसमें अगर आप देख पा रहे हो, ये कुछ ब्रॉड रीजन्स हैं। ये देखो, सबसे पहले अगर आपका आता है दिल्ली गुड़गांव मेरठ रीजन, गुजरात का रीजन, मुंबई पुणे रीजन, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन केरला का, विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन आंध्रा का, छोटा नागपुर रीजन झारखंड वगैरह का, हुगली रीजन वेस्ट बंगाल का। तो ये 7 या 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है हमारे पास, ठीक है, 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, और माइनर बहुत सारे हैं फिर छोटे छोटे, तो इनको तो हम नहीं स्टडी करेंगे, हमारा फोकस रहेगा इनके ऊपर, क्लियर। एज अ ब्रॉड रीजन को हम तैयार करेंगे कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, एक एक करके सबको देखा जाए। तो आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इन एरियाज़ में ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये लगभग मुंबई थाने से लेके पुणे नासिक तक पूरा ये रीजन है, जो भी आसपास का उसके शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सब आ जाते हैं इसके अंदर, ओके। ये रीजन स्टार्ट इसका कैसे हुआ था डेवलपमेंट, इसका जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब मुंबई में लगी थी, तब से इसका ओरिजिन, अगर मैं बात करूं ओरिजिन, ये यहाँ से हुआ था। मुंबई को कॉटन का हिंटरलैंड बोला जाता, सबसे ज़्यादा कॉटन उगता था, फिर बगल में ही अहमदाबाद वगैरह भी है, ठीक है। सो अहमदाबाद भी धीमे धीमे चेंज होने लगा, क्योंकि नेचुरली ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन, ठीक है, प्लस पोर्ट की करीबी। सो स्टार्ट ऐसे हुआ था ये, क्लियर। फिर जब 1869 में स्विस कैनाल ओपन हो गया, तो याद आ रहा है स्विस कैनाल ओपन हो तो ब्रिटेन डायरेक्टली इधर साइड आने लगे, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो गया, ट्रेडिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो जहाँ भी ट्रेडिंग पोर्ट्स होंगे वहाँ पे डेवलपमेंट अपने आप आने लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगता है, ठीक है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी यहाँ पे डेवलप हुई वेस्टर्न घाट की वजह से, राइट। और विथ डेवलपमेंट अब यहाँ पे केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, जैसे हमने देखा आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा है। पुणे वगैरह में तो आपके ट्रैक्टर्स वगैरह के बहुत बड़े बड़े प्लांट है, ऑटोमोबाइल वगैरह के बहुत बड़े प्लांट आ गए हैं, राइट। तो एक बहुत बड़ा सा ये रीजन डेवलप हो रहा है, उसमें डाइवर्सिफाई हो रही हैं चीज़ें, जो कि स्टार्ट हुई थी कॉटन से, ठीक है। अब तो वहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप जो भी लिख लो, बट ये स्टार्ट कैसे होता है ऐसे, और इसकी देखो रीजंस क्या है, पोर्ट के करीब है, स्विस कैनाल ओपन हुआ, ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, ब्रिटिशर्स अंदर आने लगे हमारे, तो ये रीजन डेवलप होने लगा। कोलकाता रीजन डेवलप होने का भी वो बहुत बड़ा रीज़न है, क्यों, ब्रिटिशर सबसे पहले आपके कलकत्ता और इधर साइड अपना बेस बनाए थे, ठीक है। अगला आता है हुगली इंडस्ट्रियल, हुगली रिवर के अलॉन्ग पे है, राइट। हिस्टोरिकली देखो ये रीजन किसी भी रीजन को डेवलप होने के लिए ना एक अलग अलग टाइप की इनर्शिया होता है। एक होता है हिस्टोरिकल इनर्शिया, कलकत्ता में ब्रिटिशर्स का हब रहा है, ठीक है, तो वो रीजन ऑटोमेटिकली डेवलप किया है। अगर आप देखेंगे कलकत्ता वगैरह जाके, तो गोथिक आर्किटेक्चर, ब्रिटिश टाइप के आर्किटेक्चर अभी भी वहाँ प्रेवलेंट है। वहाँ के जो लोगों का रहन सहन है उनका भी काफ़ी ब्रिटिशर्स टाइप का है एक रहन सहन, राइट। तो ये चीज़ें रहती हैं। सो यहाँ पे टी प्लांटेशन असम साइड में, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग वगैरह में टी प्लांटेशन काफ़ी हुआ, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, प्लस ये आपका मिनरल रिच रीजन भी है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इस वजह से आपका ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट की थी आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस रीजन के। चीप लेबर यहाँ पे अवेलेबल है, प्लस वेस्ट बंगाल याद रहा है सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सेकेंड नंबर पे, सो चीप लेबर है, तो सारी चीज़ें ये प्रमोट करती कि यहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप वगैरह काफ़ी अच्छा बने, और इसलिए ये पूरा इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हुआ। कोलकाता देखो
1911 तक ब्रिटिश की कैपिटल भी रही थी, तो उसने अलग जो हिस्टोरिकल इनर्शिया की मैं बात कर रहा था वो इसको फर्दर प्रमोट की और अच्छा यहाँ पे बढ़िया बनने लगा। ठीक है, 1911 के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गई थी कैपिटल, तो दिल्ली का फिर आपका ग्रोथ चालू हुआ था। ठीक, जो अभी तक मुगल के डोमिनेट था वहाँ पे मॉडर्न चीज़ें आने लगेंगी फिर, राइट। फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी हल्दिया में बन गई, तो इस वजह से अलग अलग, प्लस जूट मिल रिश्रा में पहली बार बना था, याद है, 1855 में। तो ये सारी चीज़ें विद टाइम हुगली रीजन को पूरा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाया इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन। यहाँ पे देखो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद। हर जगह की बात वही है, बट कुछ जगह ऐसे आपका दिल्ली और ये कोलकाता हो गया, इनके पास हिस्टोरिकल पावर भी थी ब्रिटिशर्स की वजह से। बट ये जो रीजन थे 1960 में स्टार्ट हुए इनका डेवलपमेंट होना, राइट। पहली चीज़ यहाँ पे कोल्ड फील्ड तो था नहीं, तो यहाँ पे धीमे धीमे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब डेवलप हुई उसके बाद से यहाँ पे आयरन स्टील प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ। कॉटन टेक्सटाइल सबसे पहला था जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। फिर कॉटन मिल्स स्टार्ट हुई, लूम इंडस्ट्री बढ़ा, तो वो चीज़ें फैलने लगी। फिर आपकी देखो हैवी इंजीनियरिंग वाली चीज़ें आने लगी, क्योंकि यहाँ पे आयरन का बेस अच्छा था, आयरन एज अ रिसोर्स काफ़ी अवेलेबल था। सो ये चीज़ें यहाँ पे देखो आपकी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब चीज़ें यहाँ पे सेटअप होने लगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसलिए बैंगलोर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोला जाता है उसको, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है उसे। और वहाँ पे अब धीरे धीरे आपकी IT रेवोल्यूशन भी आने लगा विथ टाइम, और इस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरा बैंगलोर चेन्नई रीजन आपका डेवलप हुआ। TVS मोटर उसका हब है चेन्नई, MRF टायर चेन्नई, तो ये चीज़ें फिर डाइवर्सिफाई होने लगी। ठीक है, चलिए फिर आपका है गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। गुजरात तो आप सब जानते ही होंगे, हमारे प्रधानमंत्री साहब वहीं से CM थे कई सालों तक। सो ये देखो, इसका जो हब था, जो न्यूक्लियस था, वो था अहमदाबाद, वडोदरा, और फिर धीरे धीरे जामनगर वगैरह यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी आई। सबसे पहले यहाँ भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश टाइम में। ओके, तो कॉटन टेक्सटाइल फिर जब यहाँ पे ना फिर धीरे धीरे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कब बढ़ी, जब मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल का ना डिक्लाइन होने लगा था, तो ये सारी चीज़ें अहमदाबाद शिफ्ट होने लगी, क्योंकि अहमदाबाद का भी सेम एडवांटेज था, राइट। प्लस एक ब्लैक सॉइल रीजन है, रॉ मटेरियल अच्छा है, मार्केट एक्सेस अच्छा है, पोर्ट के करीब है, तो ये चीज़ें अगेन। फिर यहाँ पे ऑयल फील्ड्स की डिस्कवरी हुई अंकलेश्वर के अराउंड, जामनगर के अराउंड, तो यहाँ पे आपकी ऑयल रिफाइनरीज बनने लगी। और धीरे धीरे आपका कांडला पोर्ट यहीं पे पास में है, कांडला पोर्ट, तो यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडिंग चालू हो गई, और फर्दर आपका ये पूरा रीजन ऐसे डेवलप हुआ। तो इसके बारे में ना आपको देखो, इस पे ना जनरली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट आपसे मेंस वगैरह, प्रीलिम्स में तो उतना नहीं क्वेश्चन बनेगा इसमें से, बट मेंस में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन, दिल्ली रीजन या बैंगलोर रीजन, पूछ सकते हैं स्टेट सर्विस में या फिर UPSC में आपसे, राइट। तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बाकी तो चीज़ें आप बता सकते हो। किसी भी रीजन के डेवलपमेंट में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, जोग्राफिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल, राइट। तो उसको आप जोड़ के बहुत अच्छे से लिख सकते हो। सिमिलरली आपका छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस था। कोल है यहाँ पे, आयरन है यहाँ पे, वाटर है यहाँ पे। सो यहाँ पे 6 लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जस्ट बिकॉज इसकी वजह से इसको मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो रीजन्स हमने देख ही लिया था। लेबर सप्लाई क्यों है, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड है ये रीजन, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल सारे बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, इसलिए चीप लेबर सप्लाई भी मिल जाती है। तो पावर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ट्रांसपोर्ट लाइन भी हो गई, लेबर भी हो गया, इस वजह से पूरा आपका रीजन छोटा नागपुर प्लेटू का डेवलप हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल पूछे जा सकते, तो इसको अच्छे से रेडी कर लेना, राइट। सारी चीज़ें मैंने बता ही रखी हैं आपको। लास्ट है आपका विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, सेकेंड लास्ट। सो अगेन
ये आपका विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्रा का, ये सब इस रीजन इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे जब ना एग्रीकल्चर अच्छा डेवलप था इनिशियली, ठीक है, प्लस यहाँ पे पोर्ट्स हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, मछलीपट्टनम पोर्ट हो गया। पोर्ट एक फैक्टर हो गया, ट्रेडिंग अच्छी हो गई बाहर देशों से, रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स उसके आसपास है, आपका जो उड़ीसा वगैरह पास में ही है, तो मिनरल रिजर्व भी अच्छा मिल गया। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से वो मिनरल रीजन आंध्रा भी पहुंच गया, विशाखापट्टनम पहुंच गया, ठीक है। कोल फील्ड्स ऑफ गोदावरी बेसिन इनको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री यहाँ पे 1941 में चालू हो गई थी, और उसके बाद धीरे धीरे ट्रेडिंग हो के ये पूरा रीजन आपका बढ़ गया। ओके, आयरन स्टील प्लांट है, बढ़ गया आपका, ठीक है। बेलाडिला आयरन और माइंस आपकी छत्तीसगढ़, वहाँ से आयरन मिलने लगा। तो इस तरीके से पूरा रीजन आपका विथ टाइम इन फैक्टर्स की वजह से डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर सकते हैं। मेजर जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं विशाखापट्टनम, गुंटूर, एलुरु, ये सब हैं आगे, राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव द गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन। भाई यहाँ तो होना ही चाहिए, ये तो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये काफ़ी फास्ट ग्रो हुए थे। अब देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है, दे आर लोकेटेड वेरी फार अवे फ्रॉम मिनरल रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी लाइट एंड मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वेट गेनिंग होती है। कैसे? लेट्स से मुझे ये सेटअप ही करना है कोई, ठीक है, मुझे घड़ी बनवानी है। घड़ी के अलग अलग चीज़ एक जगह से आए, उसके कांटे दूसरी जगह से आए, उसका बेस बैटरी कहीं से आई, और वो आके दिल्ली में असेंबल हो गया। तो ये क्या हुआ? वेट गेन हो रहा है, रॉ मटेरियल से ज़्यादा वेट है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये वेट गेनिंग हो गई। इनको फुटलूज इंडस्ट्रीज बोलते हैं, जो कि रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। रॉ मटेरियल को कहीं से भी सप्लाई हो जाएगा, वो उनको सोर्स के पास जाने की वजह नहीं, वो मार्केट के पास ही बनेंगे, क्योंकि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल्स, ठीक है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत है, वो कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक। तो इनको फुटलूज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। तो लाइट इंजीनियरिंग, जैसे फास्टनर्स बनाना, नट्स बनाना, ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल गुड्स, राइट। तो ये सब इनका फैब्रिक मेकिंग, शुगर इंडस्ट्री, हॉइजरी, ये सब भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगी। और इस वजह से फिर आपका आता है सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन, ये रीसेंट एडिशन है। और इसी सॉफ्टवेयर ने, सर्विस सेक्टर ने इस पूरे रीजन को बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया। इसी में आगरा मथुरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये स्पेशलाइज करता है ग्लास मेकिंग और लेदर गुड्स में, ठीक है। मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है आपकी। फिर आपका जो दिल्ली हो गया, शादरा हो गया, फरीदाबाद, अगेन ये अपने में ही एक पूरा इकोसिस्टम है। और इस वजह से दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ रीजन आपका डेवलप होने लगा, ठीक। तो ऐसे करके आप नोट कर सकते हो। अब आपका आता है द लास्ट वन, कोलम तिरुवनंतपुरम रीजन। ये नीचे वाला कोस्टल है, पोर्ट के लिए प्रॉक्सिमिटी, डन। सो ये भी आपका स्टार्ट हुआ था, देखो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर की वजह से इसको एक इंडस्ट्रियल बेस मिल गया, ठीक है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर याद आ रहा है, बिलो सी लेवल फार्मिंग मैंने बताया था, केरला में प्रैक्टिस करते थे लोग, और भी अलग अलग फिशिंग वगैरह बहुत होती थी। प्लांटेशन एग्रीकल्चर वहाँ पे लगने लगे, कोकोनट और अदर आपके जो कॉफ़ी वगैरह मैंने बताया था जो आपको, ये सब यहाँ पे इन्होंने बेस प्रोवाइड किया। फिर ये डेवलप्ड हुए, देखो ये भी मिनरल जोन से बहुत दूर है, तो मिनरल का कोई रोल नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग यहाँ पे अच्छी हुई। लाइट इंडस्ट्रीज यहाँ भी हैं दिल्ली के जैसे, ठीक है, प्लस पोर्ट से प्रॉक्सिमिटी है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई, और इस वजह से पूरा जो रीजन है अच्छे से आपका एज अ इंडस्ट्रियल बेस में डेवलप हुआ, ठीक है। तो बेसिक पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए, किसी भी रीजन के बेसिक फीचर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बेस क्या था, और किस चीज़ में धीरे धीरे डेवलप हुआ। फैक्टर्स आप इजीली बता ही सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है। अब और भी चीज़ें होती हैं, तो ये तो ट्रेडिशनल फैक्टर्स हो गए। अब तो और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगाया है क्या, यहाँ पे कोई ट्रेड में टैरिफ मिला है, टैक्स रिबेट है, तो ये सब भी प्रमोट करती हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जिस एरिया में टैक्स वैक्स बहुत ज़्यादा, तो इंडस्ट्री अवॉइड करेंगे, भाई मैं नहीं आना, लैंड बहुत महंगा नहीं जाएंगी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह भी अब
प्रमोट करने लगी हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, तो इसको ज़रूर ऐड करिएगा अपने साथ, ठीक है। सो ये आपका पूरा हो गया इंडियन इंडस्ट्रीज़ एंड रिसोर्सेज। हमने एक एक चीज़ रिसोर्स को बेस बना के हमने इंडस्ट्रीज़ को कवर किया, ठीक है। जहाँ रिसोर्स मिले वहाँ हमने इंडस्ट्रीज़ देखी। इंडस्ट्रीज़ में हमने अलग से देखा इंडस्ट्रीज़ का चेंजिंग पैटर्न, पहले जो ट्रेडिशनल थी अब जो जहाँ पे आ गई वो हमने देख ली, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको पूरा तैयार करना है, ठीक है। जो भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए अब अगले सेशन में मिलते हैं आखिरी सेशंस के साथ, जिसमें हम थोड़ी बातें करेंगे आपकी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की। ऑलराइट, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।